प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार अपने कार्यकाल में कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों से बातचीत कर रही थी। यह खुलासा कश्मीर के आतंकवादी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने अदालत में दिए अपने एफिडेविट में किया है। लेकिन पहले आपको यह दिखाते हैं कि यासीन मलिक है कौन। आप में से बहुत सारे लोग शायद यासीन मलिक को भूल चुके होंगे, या आज हमारे जो युवा हैं, हमारी जो जेन जी है, वो शायद यासीन मलिक को ठीक से नहीं जानती होगी कि यासीन मलिक कितना खतरनाक आदमी है। तो यासीन मलिक एक कश्मीरी आतंकवादी है, खतरनाक आतंकवादी। यासीन मलिक पर आरोप है कि वर्ष 1989 में उसने पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण किया था। क्यों अपहरण किया था? क्योंकि इसके बदले वो कुछ आतंकवादी जो जेल में बंद थे उन्हें रिहा कराना चाहता था, और कुछ आतंकवादियों को रिहा किया भी गया। तो सोचिए क्या जमाना था 1989 में। भारत के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर लेते हैं लोग आतंकवादी, और फिर अपने साथियों को उसके बदले में जेल से रिहा करा लेते हैं। फिर इसके अगले ही वर्ष जनवरी 1990 में यासीन मलिक ने श्रीनगर में सरेआम भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या की। वायुसेना के ये चारों अधिकारी उस समय सड़क पर अपनी बस का इंतजार कर रहे थे, और तभी यासीन मलिक दूसरे आतंकवादियों के साथ मोटरसाइकिल पर आया और उसने AK-47 राइफल से इन अधिकारियों को गोलियों से बुरी तरह से भून दिया। इस आतंकवादी हमले में तब 22 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले में वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की मौत हो गई थी। एक स्क्वाड्रन लीडर, सोचिए, उसकी हत्या इस आतंकवादी ने की, और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी न जाने कितने वर्षों तक इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही। यह तस्वीर आज उनकी देखिए। उनके घर को उजाड़ने वाला यही आतंकवादी है। और इस आतंकवादी हमले के करीब 30 वर्षों के बाद, सोचिए इंसाफ कब मिला, 30 साल के बाद वर्ष 2020 में जम्मू की स्पेशल टाडा कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय हुए। सजा नहीं हुई, सिर्फ आरोप तय हुए हैं 2020 में जाकर। और यह मामला आज भी अदालत में चल रहा है, यानी इस हत्या की सजा आज भी यासीन मलिक को नहीं मिली है। अभी तक यह केस चल रहा है। इस समय यासीन मलिक टेरर फंडिंग के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, और उस पर आरोप है कि उसने जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए और आतंकवादियों के नेटवर्क को तैयार करने के लिए, आतंकवादियों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से पैसा लिया था। अब आप समझ गए होंगे कि यासीन मलिक कितना खतरनाक आतंकवादी है, और वो भारत का कितना बड़ा दुश्मन है, वो आप सबका कितना बड़ा गुनहगार है। अब जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो ये है कि वर्ष 2006 में, ध्यान से सुनिएगा आप, वर्ष 2006 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और जब यूपीए की चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी थी, उस समय भारत सरकार ने इस तरह के आतंकवादियों को शांति दूत बनाकर पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे खतरनाक आतंकवादियों से मीटिंग करने के लिए कहा था, ताकि भारत में पल रहा यह आतंकवादी पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे खतरनाक आतंकवादियों से मिलकर कश्मीर पर बातचीत कर सके। देखिए, शांति के लिए बातचीत कौन कर रहा है? इधर से जाने वाला एक आतंकवादी वहां पाकिस्तान में बैठे दूसरे खतरनाक आतंकवादी से मीटिंग कर रहा है। किस लिए? कश्मीर को लेकर। आज आपको यह समझ में आएगा कि आजादी के 75 साल तक कश्मीर की समस्या कभी हल क्यों नहीं हो पाई। अब पूरी कहानी सुनिए। वर्ष 2006 में यासीन मलिक पाकिस्तान गया था, और उस समय उसकी मुलाकात लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद से हुई, और पाकिस्तान में बैठे दूसरे खतरनाक आतंकवादियों से भी इसने मीटिंग की। तस्वीर आप देख लीजिए यहां पर। यासीन मलिक अब अपने एफिडेविट में यह दावा करता है कि उसने कश्मीर के मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मदद करने के लिए हाफिज सईद और दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मीटिंग की थी और मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी। यासीन मलिक ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी आतंकवादियों से यह मुलाकात उस समय के आईबी के स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी के कहने पर की थी। आज वो एफिडेविट मैं लेकर आया हूं।
और आज मैं आपको एफिडेविट वो दिखाऊंगा भी, आपकी स्क्रीन पर भी वो एफिडेविट है, आप देखिए। देखिए ये एफिडेविट है इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। देखिए, अगर किसी को कोई शक हो तो एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है। हाई कोर्ट में, दिल्ली के हाई कोर्ट में इस एफिडेविट को दिया गया है। और अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। यासीन मलिक इसमें कहता है, व्हेन आई रिटर्न टू न्यू दिल्ली फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशल डायरेक्टर IB VK जोशी एज पार्ट ऑफ द डीब्रीफिंग एक्सरसाइज met me in the hotel and requested me to immediately brief the prime minister। हिंदी में अब आपको अनुवाद करके बताता हूं। यासीन मलिक कह रहा है कि जब मैं पाकिस्तान से इन सारे आतंकवादियों से मिलकर वापस दिल्ली आया तो IB के स्पेशल डायरेक्टर VK जोशी ने मुझसे एक होटल में मुलाकात की और मुझसे कहा कि पाकिस्तान में आपकी जो भी बातचीत हुई है इन सारे आतंकवादियों से, उसके बारे में आप आज शाम को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलिए और उन्हें ब्रीफ करिए, उन्हें पूरा बताइए कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। फिर यह कह रहा है, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द सेम इवनिंग वेयर MK नारायणन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। तो आप देखिए कि वो आता है और उसी दिन शाम को उसे भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट मिलती है, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ में बैठे हैं और फिर लिख रहा है, आई ब्रीफ्ड हिम ऑन माई मीटिंग्स एंड अप्रेज्ड हिम ऑन द पॉसिबिलिटीज वेयर ही कन्वेड हिज ग्रेटिट्यूड टू मी फॉर माई एफर्ट्स, टाइम, पेशेंस एंड डेडिकेशन। यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक की तारीफ की, उनका धन्यवाद किया और कहा कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, अपना समय जो लगा रहे हैं और आपका जो डेडिकेशन है इस देश के प्रति, कश्मीर के प्रति, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं। और फिर आगे चलकर वो ये बता रहा है कि देखिए मैंने तो ये सब कुछ किया था भारत सरकार के कहने पर और आगे चलकर इसी चीज को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया और मुझे आतंकवादियों के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई। ये वो कह रहे हैं, बट एज लक वुड हैव इट, this meeting of mine with Hafiz Saeed and other militant leaders of Pakistan, which was initiated and executed only on the request of Special Director IB VK Joshi, were portrayed in a different context against me। तो क्या कह रहा है ये आतंकवादी? इसका कहना है यासीन मलिक का कि देखिए मैं तो IB के स्पेशल डायरेक्टर के कहने पर इन सारे आतंकवादियों से मिला पाकिस्तान में, मैंने भारत के कहने पर, भारत सरकार के कहने पर मैंने इनसे बातचीत की, फोटो इनके साथ खिंचवाई, बाद में वापस आकर भारत के प्रधानमंत्री को सब कुछ सच बता दिया, लेकिन आगे चलकर इसी मीटिंग को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आज आप उस समय की कल्पना कीजिए जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यासीन मलिक जैसे खतरनाक आतंकवादी देश के दुश्मन को दिल्ली पहुंचते ही उसी शाम मिलने का समय दे देते हैं और फिर उसका धन्यवाद भी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि यासीन मलिक ने यह एफिडेविट अदालत में क्यों दिया है। वर्ष 2022 में स्पेशल NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग के एक मामले में यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा दी थी। हालांकि जांच एजेंसी NIA ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की। यानी अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन NIA कहता है कि नहीं, उम्र कैद नहीं, इस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इसी मामले में यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना यह एफिडेविट दायर किया है। तो लड़ाई यह चल रही है कि ये जो टेरर फंडिंग का मामला है, मामला क्या है कि यासीन मलिक को पाकिस्तान से पैसा मिलता था। किस चीज का पैसा? कश्मीर में पत्थरबाजी कराने के लिए, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए, कश्मीर में युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए, आतंकवादियों का नेटवर्क मजबूत करने के लिए ये यासीन मलिक पाकिस्तान से पैसा लेता था। वो बात भारत की अदालतों में साबित हो गई। उम्र कैद की सजा ये अभी काट रहा है और NIA कहता है कि नहीं, उम्र कैद नहीं, बल्कि इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की मुलाकात की तस्वीर आने के बाद पूरे देश का यही सवाल था कि आखिर प्रधानमंत्री ने एक
इतने खतरनाक आतंकवादी से मुलाकात क्यों की, जिस आतंकवादी के हाथ में खून लगा हुआ है, जिसने भारतीय एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की खुलेआम हत्या की है, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, जिसने भारत के होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप किया, उससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आखिर क्यों मिले? आप इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसकी बहुत चर्चा उस समय भी हुई थी। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि यह वर्ष 2006 की वही मुलाकात है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मुलाकात हो रही है। सोचिए, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद से बात कर रही थी, जब यासीन मलिक हाफिज सईद से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रहा था और भारत की सरकार यह सोचती थी कि कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए हाफिज सईद को मक्खन लगाना जरूरी है, हाफिज सईद से बात करना जरूरी है, और उन्होंने इन आतंकवादियों से बातचीत शुरू कर दी थी। इस बातचीत के करीब 1 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा आतंकवादी हमला करवा दिया। मार्च 2006 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर 2 शक्तिशाली बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 28 लोग मारे गए थे। याद कर लीजिए आप। फरवरी 2006 में यासीन मलिक ने हाफिज सईद से मुलाकात की और जुलाई 2006 यानी 5 महीने के बाद ही लश्कर ए तैयबा ने मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सीरियल बम धमाके किए। 7 सीरियल बम धमाके किए, 7 जगहों पर, जिसमें 209 लोगों की मौत हुई। आप इस संख्या को याद रखिएगा, 209 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुंबई के लोगों को आज भी ये सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जरूर याद होंगे। और यह हमला आतंकवादियों के साथ इस बातचीत के सिर्फ 5 महीने के बाद हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। मई 2008 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 स्थानों पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 71 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये धमाके जानबूझकर ऐसी जगहों पर की गई जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में और धार्मिक स्थलों पर यह हमले किए गए। और आपने देखा होगा, एक कोशिश उस समय चल रही थी कि मंदिरों पर हमले किए जाएं। पाकिस्तानी आतंकवादियों से यूपीए की सरकार की बातचीत के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ 2008 मुंबई में। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने हमला करके 3 दिनों तक पूरी मुंबई को अपना बंधक बनाकर रखा। और इस हमले में मुंबई के मशहूर ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और बहुत सारी जगहों पर आतंकवादी हमले हुए। और इस हमले में 175 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। आप ये भी देख लीजिए, 26/11 का हमला जिसे हम कहते हैं, यह सब कुछ तब हो रहा था जब भारत की सरकार उस समय पाकिस्तान में बैठे इन खतरनाक आतंकवादियों से बातचीत कर रही थी, इन्हें शांति दूत समझ रही थी और सोचती थी कि इनके बिना कश्मीर में शांति हो नहीं सकती। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ये उस समय के कुछ बड़े आतंकवादी हमले हैं। हालांकि ये वो दौर था जब लगातार बम धमाके और टेरर अटैक करके पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत को छलनी कर दिया था। न जाने कितने भारत के नागरिकों का खून बहाया था। यानी जब यूपीए सरकार के कहने पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से बातचीत हुई तो देश ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई और पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने यह दिखा दिया कि वो शांति में विश्वास करते ही नहीं है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा था। उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई होली, दिवाली जैसा मौका आता था, कोई त्योहार का मौका आता था, तो लोग एक दूसरे से कहते थे कि त्योहार के दिन बाजार मत जाना, त्योहार के दिन किसी शॉपिंग मॉल में मत जाना, क्योंकि आतंकवादी कभी भी कहीं भी हमला कर सकते हैं। इतना डर फैला हुआ था इस देश में। अब आपको आतंकवाद के खिलाफ यूपीए सरकार के युग में और मोदी युग में क्या फर्क है, यह दिखाते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तानी आतंकवादियों से बात करती थी और मोदी सरकार उन आतंकवादियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिलाती है। एक सरकार मीटिंग करती थी और दूसरी सरकार मिट्टी में मिलाती है। मनमोहन सिंह की सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कमजोर नीति अपनाई
और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने की नीति ऐसे ही चलती रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अपना बचाव करने के लिए हमारे बीच नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आतंकवादियों से बातचीत या मीटिंग करने की जो नीति थी, ये खुद स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने बनाई थी, क्योंकि आज ना तो वो अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में है और ना ही अपना बचाव करने के लिए हमारे बीच में है। इसलिए हम आज भी ये नहीं कह सकते कि ये उनकी मर्जी से हो रहा था, उनकी इच्छा से हो रहा था, ये उनकी खुद की बनाई हुई नीति थी, या फिर उस सरकार में उनके ऊपर भी कोई ऐसा बैठा हुआ था जिसने उनसे ये सब करने के लिए कहा था और उन्हें ये सब करना पड़ा। हालांकि आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आतंकवाद से बातचीत करना, आतंकवादी से बातचीत करना यूपीए सरकार की नीति का हिस्सा था। आप मोदी युग और यूपीए सरकार के युग में आतंकवाद के खिलाफ ये फर्क स्पष्ट तौर पर आज आप देख सकते हैं। टेररिस्ट के साथ, हफीज वगैरह के साथ तो संपर्क में थे, तो पहले भी आता है, एफिडेविट के द्वारा हुआ है। मीन्स इनका अप्रोच क्या था। आज देश में टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारा अप्रोच बहुत स्पष्ट है। ये नॉनसेंस हम टॉलरेट नहीं करते। अगर वो पाकिस्तान में भी बैठते हैं तो इसका परपेट्रेटर जहां भी बैठे हो, ये जो योजना करके उधर बैठ के इधर से चलाता है, ऐसे अभी नहीं होता है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है, और रक्षा मंत्री ने घुस के मारेंगे, ये तो हो रहा है। अभी तो यासीन मलिक को पकड़ के अंदर डाले, ये प्रधानमंत्री जी के निवास में जाके उनको बिरयानी खिलाते थे। ये लोग इनके क्या अपेक्षा कर सकते, इसीलिए लोग उनको तिरस्कार कर रहे हैं ना। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये सिलेक्टिवली आप एफिडेविट के कुछ पन्नों को लीक कर करके क्या हासिल कर लेंगे। प्रधानमंत्री एक देश के, अगर देश की नीति है कि संवाद करना है, तो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, वो वाजपेयी जी हों या मनमोहन सिंह जी हों, तो क्या गलत है? तो आज ये सच्चाई एक आतंकवादी ने खुद ही अपने एफिडेविट में पूरे देश को बता दी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरा कोई अंदाजा नहीं है, ये मेरा कोई आकलन नहीं है। ये यासीन मलिक नाम का ये जो आतंकवादी है, इसने दिल्ली हाई कोर्ट में खुद एक एफिडेविट में ये सब कुछ लिखा है। कई बार आपको ये बात समझ में नहीं आती होगी कि आखिर कश्मीर की जो समस्या थी वो हल क्यों नहीं हुई। इतने दशक बीत गए, इसे हल करने के लिए क्या किसी भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया? और अब जाकर कश्मीर में इतने बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं, क्या ये इससे पहले नहीं हो सकते थे? इससे आज आपको ये पता चलेगा ब्लैक एंड व्हाइट में कि जो पहले की सरकारें थी, खास तौर पर जो कांग्रेस के समर्थन वाली कांग्रेस की सरकारें थी, यूपीए की सरकार थी, उनकी नीति पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बिल्कुल अलग थी। कश्मीर को लेकर उनकी नीति बिल्कुल अलग थी। आतंकवाद पर उनकी जो नीति थी वो बड़ी दोस्ताना वाली नीति थी। वो आतंकवादियों से रिक्वेस्ट करते थे, आतंकवादियों के साथ शांति वार्ताएं करते थे, आतंकवादियों के साथ सम्मेलन करते थे, आतंकवादियों से रिक्वेस्ट करके कहते थे कि भाई आप मान जाइए और हमारे साथ बातचीत कर लीजिए, हम अपना आदमी भेजते हैं आपके पास, आप बताइए आपको क्या चाहिए। ये स्वर हुआ करते थे भारत के। लेकिन आतंकवादी एक ही भाषा को समझते हैं और वो है मिट्टी में मिलाने की भाषा को। और पिछले 11 साल से मोदी सरकार उन्हें इसी भाषा में समझा रही है। और अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्हें अब एक एक बात अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि उनकी भाषा में हम उन्हें समझा रहे हैं। चाहे उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, या फिर अब ऑपरेशन सिंदूर हो, ये सब कुछ उन्हें ठीक से समझ में आ रहा है। यही भाषा उनके साथ अपनाई जा सकती है। अब कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम के बारे में आज आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं कि पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा जो थे, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उन्हें अपने घर जैसा लगता है। और उन्होंने ये भी सलाह दी है कि भारत को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर बनाना चाहिए। तो सैम पित्रोदा ने आज देखिए क्या कहा है। वो कांग्रेस के नेता माने जाते हैं और कई लोग तो उन्हें राहुल गांधी का गुरु बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान से उन्हें कितना प्रेम है।